हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में 1857 की क्रांति, ठीक है, या रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, हम इसको क्विक रिवीजन के रूप में लेंगे, ठीक है। और आपको भी मैं बार बार जब चीज़ों को दोहराऊंगा तो आप भी उस चीज़ों को बार बार दोहराएंगे, ताकि आपका इसी समय सारी चीज़ें तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें पढ़ना क्या है, देखिए सीधी सी बात है, कहीं घुमा के बात करने की जरूरत नहीं है। ये शुरू कर रहा हूँ और किस तरह से कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो 1857 की क्रांति किस लिए हुई थी, किस लिए हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर 1857 की क्रांति कई तरीकों से हुई थी, जैसे कि राजनीतिक कार्य क्या कारण क्या थे, ठीक है, डलहौजी का नीति क्यों आया, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि किस तरह से अंग्रेज अपना क्या करना चाह रहे थे, साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे, ठीक है, वो सर्वोच्चता को साबित करना चाह रहे थे, इसी वजह से ये हुआ था। तो ये इसका पहला सबसे बड़ा बात क्या है, तो शोषणकारी नीतियों का परिणाम था, ठीक है। किसका कहा, तो शोषणकारी नीतियों का परिणाम था, ठीक है। शोषणकारी नीतियों का परिणाम था, शोषणकारी नीतियों का परिणाम था। पहला कंडीशन यही कह रहा है कि शोषणकारी नीतियों का परिणाम था। कौन? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति शोषणकारी नीतियों का परिणाम था। किसका था? शोषणकारी नीतियों का परिणाम था। यानी आप क्या कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, शोषण करना शुरू किए थे, और शोषण के जरिए क्या करना चाहते थे, अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, और सर्वोच्चता को साबित करना चाह रहे थे। इसी वजह से इस तरह से किए थे। अब यहाँ पर आता है, पहला आता है आपका राजनीतिक परिणाम, ठीक है, राजनीतिक कारण। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, राजनीतिक कारण। क्या है? राजनीतिक कारण। ये राजनीतिक कारण किस तरह से, कैसे था, वो सुनिएगा। जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने ही हड़प नीति लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति या सिद्धांत को क्या किया था, हड़प नीति को लागू किया था, ठीक है, हड़प नीति को लागू किया था। कब लागू किया था? तो 1848 में लागू किया था। कब किया था? 1848 में लागू किया था। 1848 में इसने लागू किया था, ठीक है। इसमें 1848 में कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी किया था, और ये क्या था, भारत का उस समय गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। फिर से सुनिएगा, राजनीतिक कारण में पहला आता है हड़प नीति आता। हड़प नीति कौन लाने वाला था? तो लॉर्ड डलहौजी लाने वाला था। लॉर्ड डलहौजी कब लाया था इसको? तो भारत में लाया था, 1848 में लाया था, 1848 में लाया था। और उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था, भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका सिद्धांत क्या था। इसने कहा था कि जिस भी राजा के पास, या जिस भी मुगल बादशाह के पास, ठीक है, जो भी शासक है, अगर उसके पास अपना बच्चा नहीं है, अपना पुत्र नहीं है, तो वो गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है, उत्तराधिकारी मान्य नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, इसने इस नीति में ये बताया था कि जितने भी राजा हैं, ठीक है, जितने भी सम्राट हैं या जितने भी मुगल शासक हैं, अगर उनका अपना खुद का पुत्र नहीं है, तो वो गोद लिए हुए पुत्र को शासक नहीं बना सकते, उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, ये माना नहीं जाएगा। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। क्या कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। कब कहा था? तो 1848 में कहा था। कब कहा था? 1848 में कहा था। बार बार रिपीट करिए, 1848 में कहा था। कौन कहा था? गवर्नर जनरल ने। कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने ही इस चीज को कहा था। अब ध्यान से सुनिएगा चीजों को, ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये हड़प नीति कहां कहां तक लागू हुई, कहां कहां तक चली। तो पहला था सतारा। कहाँ था? सतारा, ठीक है, पहला सतारा। कब ये सतारा में कब लागू हो गया? सतारा में कब लागू हुआ? तो 1848 में। 1848 में ये लागू हो गया, यानी ये काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी इसकी हड़प नीति इस पर लागू हो गई थी। किस पे? सतारा पर हुई थी। सतारा के जो शासक थे, वहाँ क्या हो गया था, उनको लागू कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं था, 1848 में। फिर कौन था भाई? जैतपुर था। कौन था? जैतपुर था। कौन था? जैतपुर, ठीक है, जैतपुर। कौन? जैतपुर। जैतपुर के साथ साथ कौन था? बुंदेलखंड था, संभल था, ठीक है, जैतपुर, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड। और कौन था? तो बुंदेलखंड के साथ जैतपुर, बुंदेलखंड, और कौन था? तो संभल था। क्या था भाई? संभल, ठीक है, संभल। और वहां पर कब लागू हुआ? तो 1849 में। वहां पर कब ये लागू हो गया? 1849 में। कहां पर? देखिए, सतारा में 1848 में हुआ, जैतपुर में और बुंदेलखंड में, और संभल में कब हुआ था? तो 1849 में लागू हुआ था। 1850 में बघात में, 1850 में 1850 में बघात में हुआ था। 1850 में कब हुआ था? तो बघात में हुआ था। 1850 में कहाँ हुआ था? तो बघात में हुआ था। फिर उदयपुर,
उदयपुर में कब हुआ था? उदयपुर में कब हुआ था? तो 1852 में हुआ था। 1852 में उदयपुर में हुआ। झांसी में कब हुआ? झांसी में कब हुआ? आप भी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा हूँ, तो 1853 में, 1853 में, 1853 में, ठीक है, 1853 में। फिर से सुनिएगा, सतारा में 1848 को हुआ था। जयपुर, संभल, बुंदेलखंड में कब हुआ था? 1849 में हुआ था। बगहात में कब हुआ था? 1850 में हुआ था। उदयपुर में 1852 में हुआ था। और 1853 में कहाँ होने लगा था? तो झांसी में 1853 में होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगला। देखिए, अब हम बात करने चल रहे हैं, किसकी बात करने चल रहे हैं? तो झांसी की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, किसकी बात करने चल रहे हैं? झांसी की बात करने चल रहे हैं। देखिए, सुनिएगा ध्यान से, मैं अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करने चल रहा हूँ, क्योंकि उसको, उनके बारे में थोड़ा सा अलग से बताना जरूरी है। तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, मेरे तेज बढ़ाने का मतलब बस इतना है कि आपको खत्म करना, क्विक रिवीजन करना। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था पति गंगाधर राव। ठीक है, कौन थे? तो गंगाधर राव थे, गंगाधर राव थे, गंगाधर राव थे, गंगाधर राव थे। ठीक है, कौन था? गंगाधर राव थे, गंगाधर राव थे। ये कौन थे? तो मराठा थे। कौन थे? तो मराठा थे। गंगाधर राव कौन थे? मराठा थे। ठीक है, कौन था? तो गंगाधर राव क्या थे? मराठा थे। ये किसके पति थे? तो ये थे रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद गोद लिया हुआ वह पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र था उसका क्या नाम था? तो गोद लिया हुआ पुत्र का नाम क्या था? तो गोद लिया हुए पुत्र का नाम था आपका क्या था? दामोदर राव था। क्या था? दामोदर राव था, दामोदर राव था, दामोदर राव था। गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव था। पति का नाम क्या था? तो पति का नाम था पति का नाम था गंगाधर राव, और पुत्र का नाम था गोद लिया हुआ पुत्र का नाम था दामोदर राव था। अब रानी लक्ष्मीबाई के भी कई ठो नाम थे। ठीक है, कई नाम था। पहला था मनु, आपको छोटी पुस्तकों में, यानी छोटे क्लास की पुस्तकों में ये मिलेगा, मनु। एक और आपका बता दे, छबीली। ठीक है, क्या था? छबीली। एक था छबीली, पहला मनु, दूसरा छबीली, तीसरा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका था। कौन था? मणिकर्णिका था। ठीक है, मणिकर्णिका। ठीक है, तो देखिए, मनु, छबीली, मणिकर्णिका, मनु, छबीली, मणिकर्णिका था। ठीक है, मनु, छबीली और मणिकर्णिका था, मनु, छबीली और मणिकर्णिका था। फिर से सुन लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था क्या था भाई? गंगाधर राव था। पुत्र का नाम था दामोदर राव, और खुद रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मनु, छबीली और मणिकर्णिका था। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे देखिएगा, ये चीज़ यहाँ पर इतना ही इनके बारे में जानिए, फिर आगे हम बताएंगे कि क्या चीज़ें इनके बारे में है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक तो कारण हो गया राजनीतिक कारण, ये समझ में आया। अब कह रहा है कि देसी राजवाड़ों का अपमानित करना। ठीक है, जो देसी राजवाड़े थे उनको अपमानित करना, देसी राजवाड़ों को अपमानित करना, देसी राजवाड़ों को अपमानित करना, अपमानित करना। ठीक है, देसी राजवाड़ों को अपमानित करना। देखिए, बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय जो थे, वो दिल्ली में क्या कर रहे थे? दिल्ली में लाल किले में रहते थे। ठीक है, ये कहा गया कि अब इन्हें क्या किया जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि 1849 में, कब कहा था? 1849 में, 1849 में। ठीक है, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय लिख लीजिए, बहादुर शाह जफर को, ठीक है, क्या कर दिया जाएगा? बहादुर शाह जफर के बाद ये, यानी बहादुर शाह जफर कौन है? तो अंतिम शासक है, अंतिम मुगल शासक बनेंगे, अंतिम मुगल शासक बनेंगे। ठीक है, मुगल शासक बनेंगे, अंतिम मुगल शासक बनेंगे। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। कब कहा था? तो 1849 में कहा था। लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी, लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी कि अब इसके बाद क्या होगा? ये अंतिम मुगल शासक होंगे। ठीक है, कौन होंगे? कौन? तो बहादुर शाह द्वितीय होंगे। और इनके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद कोई भी शासक नहीं बनेगा, कोई भी बादशाह नहीं बनेगा। ठीक है, और इन्हें लाल किला से निकाल कर दूसरी जगह पर बसाया जाएगा। इन्हें ठीक है, इन्हें लाल किला से निकाल कर बाहर कहीं बसाया जाएगा, बसाया जाएगा। ठीक है,
बसाया जाएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं, बहादुर शाह दूती की बात कर रहे हैं। कहा गया था, फिर से सुनिएगा, राजनीतिक कारण या देसी रजवाड़ों को अपमानित करने का काम शुरू कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो लाल डलहौजी ने कहा कि 1849 में कहा कि बहादुर शाह दूती को हम क्या करेंगे, ये अंतिम मुगल शासक होंगे, इनके बाद कोई भी शासक नहीं बनेगा, हम इनको क्या करेंगे, लाल किला से निकाल कर क्या कहीं और बसा दिया जाएगा। इसी पर काम करने वाला, इसी चीज पर काम करने वाला कौन आया? तो कौन आया भाई? तो लॉर्ड कौन आया? लॉर्ड कैनिंग जो था, ठीक है, जनरल गवर्नर जो लॉर्ड कैनिंग था, वो भी इसी राह पर चला, वो भी इसी राह पर चलने लगा और उसने फैसला लिया 1856 में। कब लिया था? तो 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होंगे। ठीक है, अंतिम मुगल शासक होंगे और उनकी मृत्यु के बाद कोई बादशाह नहीं बनाया जाएगा, हाँ राजकुमार की मान्यता दी जाएगी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह कहा कि अब कोई मुगल बादशाह नहीं होगा, बस राजकुमार की मान्यता दी जाएगी, राजकुमार की मान्यता दी जाएगी। कौन देगा? तो सरकार के द्वारा या अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये मान्यता दी जाएगी, अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये मान्यता दी जाएगी। आप इसकी साट लीजिए इनका फटाफट। चलिए अब देखिएगा, अब आगे देखिए, ये चीज हो गई। अब इसी में एक और आता है, किसकी बात की जा रही है? तो नाना साहब की बात की जा रही है। नाना साहब का क्या कर दिया गया था? पेंशन ही बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये भी क्या है? नाना साहब इसी के अंतर्गत आता है। नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया गया। ठीक है, नाना साहब का क्या कर दिया गया? पेंशन ही बंद कर दिया गया। ठीक है, अपमान शुरू हो गया। ठीक है, भारतीय राजाओं के साथ असमानता की भावना पैदा हो गई। ठीक है, 1856 में अवध में, ठीक है, कह रहा है कि इनके साथ ये होने लगा कि भाई इनका पेंशन बंद कर दिया गया। और 1856 में अवध, ठीक है, अवध जो था उसको कुशासन दिखाकर या कुशासन का आरोप लगाकर भी वहां पर क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया। ठीक है, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको कब्जा उस पर कब्जा कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। ठीक है, उस पर कब्जा, अवध 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया गया? उस पर कब्जा कर लिया गया। ये था जो देसी राजवाड़ों का अपमानित करने का कारण था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? तो अभी तक हमने राजनीतिक कारण खोजा, फिर देसी राजवाड़ों को अपमानित करने का कारण समझा। अब सामाजिक और धार्मिक कारण देखिए, ये हो गया ना। चलिए चलते हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अब सामाजिक और धार्मिक कारण के बारे में सुन लीजिए। सामाजिक और धार्मिक कारण देखिए, भारतीय सभ्यता में या भारत की जो सभ्यता थी, भारत की जो संस्कृति थी, भारत का जो समाज था, वो अपना एक अलग चल रहा था, या उसकी जो भी मान्यताएं थी उसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता था तो उस समझ लीजिए कि सीधे सीधे क्या बन जाता था? विरोधी हो जाता था या दुश्मन हो जाता था। तो सरकार यानी अंग्रेजों द्वारा कुछ ऐसे काम भी किए गए जो बहुत अच्छे थे। ठीक है, लेकिन वो क्या था? हमारी संस्कृति और सभ्यता के विरोध में था। इस वजह उस समय के लोग जो थे उसका विरोध करना शुरू किया। जैसे सती प्रथा, जैसे मैंने क्या कहा? सती प्रथा। ठीक है, सती सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में हो गया था। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। कौन करने वाला अंग्रेज शासक था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसी के द्वारा क्या कर दिया था? सती प्रथा को अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1829 में किया गया था। तो इस वजह से भारतीय समाज में भी और क्रोध पैदा हो गया, भारतीय समाज को और नफरत होने लगी, भारतीय समाज में गुस्सा आ गया कि हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या हमारे जो भी हमारी जो चलती आ रही है चीजें उसको क्या कर रहे हैं? ये हस्तक्षेप करना शुरू करें। इसी माता विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा
पुनर् ठीक है पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह भी, विधवा पुनर्विवाह कब आया था? तो ये आया था 1856 में। कब आया था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह आया था। इसके लिए कौन जिम्मेदार थे? तो ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, ईश्वरचंद्र ईश्वरचंद विद्यासागर आए थे। और ये भी ईश्वरचंद विद्यासागर इसको कैसे किए थे? तो अंग्रेजों से मदद लेके किए थे। अंग्रेज के बिना ये हो ही नहीं पाता, ठीक है। जैसे सती प्रथा का अंत करने के लिए राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने क्या किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के जरिए या उनके द्वारा क्या कराया था? 1829 में इसे खत्म कराया था। उसी तरह से पुनर्विवाह भी क्या किया गया था? उसको भी खत्म करने वाला ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या की थी? मदद की थी। किसकी? अंग्रेजों की थी। 1813 में क्रिश्चियन धर्म को यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई थी। इससे भी लोग विरोध में थे, इससे भी लोग में क्या थे? विरोध था, ठीक है। इससे भी लोगों में क्या था? विरोध था। कब? 1813 में, ठीक है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार देखने को मिला था 1813 में। 1813 में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के जरिए। फिर उसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह हुआ था, ईश्वरचंद विद्यासागर की मदद से हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था? 1813 में लोग क्या करते थे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, उसके लिए धन देना शुरू कर दिए थे। इस वजह से भारतीय समाज में क्या आ गया था? रोष आ गया था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे देखिएगा, ये चीज हो गया। अब देखिए मैं क्या बताने चल रहा हूँ आपको। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण, ठीक है, आर्थिक कारण। अगर आप सिर्फ मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए, चीजें तैयार होती जाएंगी। सुनते जाइए, 2 बार 3 बार सुनिए, बस चीजें तैयार है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ था कि भाई भारतीय समाज, सॉरी, आर्थिक जो कारण था उसमें था कि भाई अगर यहाँ से उद्योग ही खत्म कर दिया जाए, ठीक है, सिर्फ यहाँ से कच्चे माल लिए जाए, उनको ले जाकर विदेशों में बनाया जाए, यानी ब्रिटिश सरकार में, यानी ब्रिटिश में बनाया जाए, और वहां से क्या किया जाए? यहाँ पर लाया जाए, तो भाई यहाँ पर तो उद्योग खत्म हो जाता है। वही चीज किया गया था कि उद्योग धंधों को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। भारतीय उद्योग समाप्त की तरफ थे, ठीक है। भारतीय उद्योग समाप्त। भारतीय उद्योग क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। भारतीय उद्योग क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। भारतीय उद्योग क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। कर की दर अत्यधिक कर दी गई थी। कर की दर अत्यधिक की गई थी। कर की दर को क्या कर दिया गया था? अत्यधिक कर दिया गया था। लगान की व्यवस्था हो गई थी भाई। लगान की व्यवस्था। देखिए यहाँ पर लगान की 3 व्यवस्था की गई थी। एक रैयतवाड़ी की गई थी, एक महालवाड़ी की गई थी, और जमींदारी, ठीक है। देखिए रैयतवाड़ी, ठीक है, ठीक है। देखिए अच्छा, इनको मैं बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी ये हमारे बस इतना जानते रहिए कि ये सारे लगान हैं, ठीक है। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है। उसके बाद था जमींदारी। क्या था? जमींदारी। ये 3 चीजें आ गई थी किसमें? लगान की व्यवस्था में आ गई थी। किसमें आ गई थी? लगान की व्यवस्था में आ गई थी। अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए फिर आगे देखिएगा क्या हुआ था। ये चीजें हो गई। फिर क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया था? भारतीय वस्तुओं पर ज़्यादा कर लगा दिया था। यानी जो भी चीज़ें बिकनी थी, एक तो वैसे ही मशीन नहीं था हमारे पास, तो हमारी चीज़ें कम बनती थी, लेकिन उस पर भी क्या कर लिया गया था? अधिक कर लगा दिया गया था। भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगा दिया गया था। भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगा दिया गया था, ठीक है। और कह रहा भारत के कच्चे माल और बाजार का रूप ही प्रयोग में किया जाता था। यानी कच्चे माल ले जाने के रूप में, और क्या करने के लिए? कच्चा बाजार बनाने के लिए, यानी कच्चे माल के बाजार बनाने में ही खाली यूज होता है। मतलब हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट नहीं आते थे, ठीक है। वो जो भी आते थे इंग्लैंड से आते थे, ठीक है, बाहर से आते थे, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए ये चीज हो गया आर्थिक कारण के बाद आता है सैन्य कारण। क्या आता है? सैन्य कारण, ठीक है। सैन्य कारण। देखिए सैन्य कारण में क्या चीजें निकल कर आती हैं? भारतीय सैनिकों को, ठीक है, उचित वेतन ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। भारतीय सैनिकों को उचित वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है। भारतीय सैनिकों को उचित वेतन नहीं दिया जाता था। ये क्यों? आप देख लीजिए, ये क्विक रिवीजन है, फटाफट मैं कर रहा हूँ, और आप भी इसी तरह से पढ़िएगा। आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार करेंगे, चीजें याद हो जाएंगी। तो भारतीय सैनिकों को क्या किया जाता था? उचित वेतन नहीं दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को उचित वेतन नहीं दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को पदोन्नति भी नहीं दी जाती थी, ठीक है। भारतीय
सैनिकों को पदोन्नति नहीं दी जाती थी, ठीक है, पदोन्नति नहीं दी जाती थी, पदोन्नति नहीं दी जाती थी, नहीं दी जाती थी, नहीं दी जाती थी, दी जाती थी, ठीक है, नहीं दी जाती थी, ठीक है, पदोन्नति नहीं, भारतीय सैनिकों को पदोन्नति नहीं दी जाती थी, एकदम पदोन्नति उनका मना था भैया, नहीं मिलेगा भारतीय सैनिकों को। फिर उसके बाद तिलक लगाने और दाढ़ी रखने से सीधे सीधे रोक लगाया गया था, ठीक है। क्या कह रहा हूँ कि भारतीय सैनिकों को ठीक है, तिलक लगाने व दाढ़ी रखने पर रोक था, ठीक है, दाढ़ी रखने पर रोक था। भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने और दाढ़ी रखने पर रोक था, ठीक है। पहला क्या था, उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता था, उनकी पदोन्नति नहीं होती थी, उसके बाद तिलक लगाने दाढ़ी रखने पर रोक था। भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भेजा जाता था, जिसकी वजह से उनकी धार्मिक भावना क्या हो जाती थी, धार्मिक भावना क्या हो जाता था, उनको ठेस पहुंचता था। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार भेजा जाता था, ठीक है, जिससे उनकी धार्मिक भावना आहत होती थी, ठीक है, फिर से देख लीजिए। भारतीय सैनिकों को उचित वेतन नहीं दिया जाता था, भारतीय सैनिकों को पदोन्नति नहीं दिया जाता, भारतीय सैनिकों को तिलक और दाढ़ी रखने का मतलब रोक लग गया था, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था, क्या करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। पहले हमारे यहाँ ऐसी सोच थी, ऐसी मानसिकता थी कि अगर हम समुद्र पार करके जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम अपने धर्म में क्या हो जाएंगे, अपने धर्म में क्या कर दिए जाएंगे, अछूत माने जाएंगे, या हम क्या हो जाएगा, हमारा मतलब अवमानना हो जाएगी। तो इसलिए उसकी धार्मिक भावना क्या होती थी, क्या की जाती थी, ठेस पहुंचता था। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब ये हो गया, अब आइएगा, चलिए देखिए, ये सारे कारण आपके सामने मैंने रख दिया। अब आपके सामने आ रहा है तात्कालिक कारण। देखिए भाई, एक चीज और जान लीजिए, तात्कालिक कारण जो भी है उससे पहले जान लीजिए, जानते हैं सब, जब किसी, चाहे उस समय हो चाहे अब हो, जब प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, थोड़ी अपनी खुश, मतलब वो दूसरे के लिए नहीं सोचता है, जब वही प्रॉब्लम या वही समस्या उसके ऊपर गुजरती है तब इंसान समझता है। उसी चीज़ को इस तरह से समझेंगे तो समझ में आएगा। मंगल पांडे जब क्या किए थे, जब अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सेना में थे, तो क्या वो हिंदुओं को नहीं मारे थे, या सॉरी हिंदू करें, भारतीयों को नहीं मारे थे, भारतीयों के ऊपर नहीं किए थे, क्योंकि उनको तो आदेश का पालन करना था। लेकिन जब उनकी धार्मिक भावना आहत हुई तब उस पर उन्होंने काम किया। रानी लक्ष्मीबाई क्यों कूदी इस अथवा में, जब उनको लगा कि नहीं मेरा साम्राज्य छीना जा रहा है, तब नाना साहब क्यों कूदे इस लड़ाई में, क्योंकि जब उनको पता चला कि नहीं मुझे पेंशन नहीं मिल रहा, ठीक है। बहादुर शाह जफर क्यों अथवा हुए थे, ठीक है, क्यों साम्राज्य बना दिए गए, पूरे सम्राट बना दिए गए थे पूरे भारत के, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर भी क्या किया गया था, प्रेशर दिया गया था। यानी सारी चीजें तब हो रही थी जब चीजों पर लोगों को प्रति व्यक्ति मतलब उनके ऊपर, मतलब उनके पर्सनल चीजों पर जब अटैक किया गया तब लोग जागे थे, ठीक है। और इसमें कोई राष्ट्रीय एकता नहीं थी। जब सब, जैसे राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर उस समय ये सारी चीजें हो जाती तो उसी समय देश आजाद हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तत्कालिक कारण में सुनिएगा पहले। देखिए, तत्कालिक कारण क्या था कि दिसंबर 1856 में, ठीक है, दिसंबर 1856 में कहा गया कि ब्राउन बेस राइफल, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, ब्राउन बेस राइफल, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्राउन, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बेस राइफल, ठीक है, ब्राउन बेस राइफल की बात कर रहा हूँ के स्थान पर, ठीक है, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई राइफल आई थी, एनफील्ड, क्या आई थी, एनफील्ड राइफल, क्या था, एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। फिर से सुनिएगा, ये पुरानी वाली राइफल थी, इस राइफल की जगह पर एक उन्नत राइफल आई, एनफील्ड राइफल आई। कौन आई, एनफील्ड, ब्राउन बेस राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल आई, ठीक है। लेकिन बस इसमें क्या था कि इसमें जो कारतूस लगता था, जो कारतूस होता था, कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी होती थी, सुअर,
ठीक है, सॉरी सुअर व गाय की चर्बी का प्रयोग होता था, चर्बी का प्रयोग होता था, सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता था, किसमें, तो एनफील्ड राइफल में, ठीक है, एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मंगल पांडे थे, जो कहाँ के थे, सॉरी पहले थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए ये जो कारतूस होता था ये कौन बनाते थे, तो आर्मेनिया वाले बनाते थे, ठीक है, आर्मेनिया के लोग जो थे वही क्या होता था, इसको बनाते थे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए मंगल पांडे जो बलिया के थे, ठीक है, मंगल पांडे हो गया ना, देखिए मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है, पांडे, ठीक है, मंगल पांडे, जो मंगल पांडे जो थे बलिया के, वो देखिए मंगल पांडे जो बलिया के थे, वो सुनिएगा क्या हुआ था, तो ये 34 NI, ठीक है, 34 NI, 34 यानी 34 NI, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री, क्या था, नेटिव इन्फेंट्री कि क्या थे, ये सिपाही थे या उसमें सेना में थे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कहाँ पर है, तो बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी कोलकाता, बैरकपुर छावनी कोलकाता, कौन से 34वें नेटिव इन्फेंट्री में थे, ठीक है, और ये कोलकाता में। मंगल पांडे ने क्या किया था कि इसी से क्रुद्ध होकर, उनकी धार्मिक आस्था जब मतलब डिस्टर्ब हुई या आहत हुई, तो इसी से क्रुद्ध होकर उन्होंने क्या किया था, तो ह्यूंगसन और एक और मतलब एक और अंग्रेज सिपाही था, का नाम था बाघ, ठीक है, अधिकारी था, ये दोनों क्या थे, अधिकारी थे, कौन, ह्यूंगसन और बाघ, इनकी हत्या कर दी। कब किए थे, तो मैं बता दूं 29 मार्च 1857, ठीक है, 29 मार्च 1857, ठीक है, 29 मार्च 1857 को इन्होंने क्या किया था, उन दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कौन किया था, तो मंगल पांडे ने किया था। कब किया था, तो 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को, और उसी के कारण इन्हें 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। किसको फांसी दिया गया था, तो मंगल पांडे को, 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी, ठीक है, 8 अप्रैल, सॉरी ये दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक, 8 अप्रैल, देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, देखिए मैं और ऊँचा ऊपर लिख देता हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि जो मंगल पांडे थे वो 34 NI थे, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री में थे, और ये कहाँ पर है, तो बैरकपुर छावनी कोलकाता, ठीक है, बैरकपुर छावनी, ठीक है, बैरकपुर छावनी कोलकाता, ठीक है। जब इनकी भावना आहत हुई, क्योंकि सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी यूज होती थी, तब इन्होंने क्या किया था, तो ह्यूंगसन और बाघ नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर दिए थे, गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है, किसकी, तो ह्यूंगसन व बाघ, ठीक है, ह्यूंगसन और बाघ, ठीक है, ह्यूंगसन और बाघ नामक 2 जो सैनिक मतलब पुलिस अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी थी। कब किया था, तो 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को उन्होंने क्या कर दिया था, गोली मार दिया था। तो इसी के संपर्क में फांसी दी गई, ठीक है, फांसी दी गई। कब दिया गया था, किसको दिया गया था, मंगल पांडे को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को उनको क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। किसको दिया गया था, तो किसको दिया गया था, तो मंगल पांडे को दिया गया था, ठीक है। अब देखिए विद्रोह की योजना का निर्माण, ये चीजें हो गई। चलिए विद्रोह की योजना का निर्माण, विद्रोह की योजना का निर्माण, विद्रोह की योजना का निर्माण भाई देखिए क्या हुआ था। एक सतारा में एक रंगोजी बापू थे, वो नाना साहब के साथ ये इसकी योजना बनाए, ठीक है। सतारा ठीक है, सतारा के रंगोजी बापू, ठीक है, और कौन था, नाना साहब। और नाना साहब को आपको पता है, नाना साहब किस स्वार्थ में आपके इनसे जुड़े हुए थे, ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब इनको देखा कि इनका पेंशन नहीं मिल रहा, तो इन्होंने क्या करने का शुरू किया था, तो ये सारी चीजें शुरू की थी। अब विद्रोह का जो आपका क्या है, प्रतीक चिन्ह था, ठीक है, विद्रोह का प्रतीक
विद्रोह का प्रतीक। विद्रोह का प्रतीक क्या था? रोटी था और कमल था। क्या था? रोटी और कमल। रोटी व कमल था। रोटी और कमल था। क्या था? रोटी और कमल था। विद्रोह का प्रतीक रोटी और कमल था। ठीक है, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, 10 मई 1857 को, ठीक है, 10 मई, ठीक है, 1857 को, 1857 को, ठीक है, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को छावनी, ठीक है, कौन सी? मेरठ छावनी। किसमें? मेरठ छावनी, ठीक है, मेरठ छावनी, छावनी, ठीक है, मेरठ छावनी में रहने वाले जितने भी सिपाही विद्रोही थे वो दिल्ली की तरफ चल गए। और कब पहुंचे? तो 11 मई, ठीक है, 11 मई 1857 को क्या हुआ था? तो वो दिल्ली पहुंच गए। वो दिल्ली पहुंच गए, ठीक है, कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे 1857। 10 मई 1857 को चले थे और 11 मई 1857 को कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। कौन पहुंचे? तो जितने भी छावनी के जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो पहुंच गए। और बहादुर शाह अकबर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। किसको किया था? बहादुर शाह को हिंदुस्तान का क्या किया था? बादशाह घोषित कर दिया था। ठीक है, बादशाह घोषित कर दिया गया था। कौन किया था? तो मेरठ छावनी के जितने सिपाही थे जो कहाँ पहुंच गए थे? दिल्ली पहुंच गए थे। 10 मई को चले थे 1857 को और 11 मई 1857 को कहाँ पहुंच गए थे? दिल्ली पहुंच गए थे। और वहां पर बहादुर शाह को क्या कर दिए थे? क्या कर दिए थे? बादशाह घोषित किए थे। पूरे देश का मतलब पूरे भारत का क्या घोषित कर दिए थे? बादशाह घोषित कर दिए गए थे। अब जो ये मुगल बादशाह के जो कमांडर थे, ठीक है, वो कौन थे? तो उनका नाम था जनरल बख्त खां था। जनरल बख्त खां, यानी देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, बहादुर शाह, बहादुर शाह के, बहादुर शाह के कमांडर, कमांडर, कमांडर कौन थे? बहादुर शाह के कमांडर कौन थे? तो जनरल बख्त खां थे। जनरल बख्त, बख्त खां थे। जनरल बख्त खां थे। बहादुर शाह के जो कमांडर थे वो कौन थे? जनरल बख्त खां थे। कौन थे? जनरल बख्त खां थे। थोड़ा देखिए कहीं कहीं मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से हो सकता हो जाए, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन आपको जो मेन चीज़ है वो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इनके कमांडर, बहादुर शाह के कमांडर कौन थे? जनरल बख्त खां थे। जनरल बख्त खां थे। इन्हें क्या कहा जाता था? तो साहिब आलम कहा जाता था। ठीक है, साहिब आलम। ठीक है, इनको कौन, ये उपाधि दी गई थी, कौन दिया था? तो बहादुर शाह जफर ने। तो बहादुर शाह ने दिया था। किसको दिया था? तो साहिब आलम की उपाधि दी थी। साहब, साहब ए आलम की उपाधि किसको दिया था? तो बख्त खां को दिया था। किसको दिया था? बख्त खां, जनरल बख्त खां को साहब आलम की उपाधि दिया था। ठीक है, बहादुर, साहब आलम बहादुर की उपाधि दिया था। बहादुर की उपाधि दिया था। बहादुर की उपाधि दिया था। कौन दिया था? तो कौन दिया था? बादशाह दिया था। कौन दिया था? बादशाह। कौन? मुगल बादशाह ने इनको दिया था। ठीक है, अब सुनिएगा, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम था जीनत महल। ठीक है, जीनत महल, बहादुर शाह की पत्नी का नाम। ठीक है, पत्नी, पत्नी तो कौन थी? पत्नी कौन थी? तो जीनत महल, जीनत, ठीक है, जीनत महल थी। कौन था? जीनत महल था। जीनत महल था। ठीक है, जीनत महल, जीनत महल थी यही। अब क्या हुआ था कि जब बहादुर शाह पर जब मतलब अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया, अंग्रेजों ने जब इनको, तो ये क्या कर दिए थे? ये भागकर कहाँ गए थे? कहीं छुप गए थे। ठीक है, और जीनत महल ने कहा था कि अगर आप मेरे पति को छोड़ देंगे तो मैं उनको जरूर मतलब मैं उनको जहाँ छिपे हूँ बताऊंगी कि वो कहाँ पर छिपे हैं और आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेजों ने इनके पास पहुंचे तो अंग्रेजों ने क्या किया था? इनके जितने भी पुत्र थे, ठीक है, उनको तीनों को क्या कर दिया था? दिल्ली गेट पर गोली मार दी थी। ठीक है, और इसके बाद इनको क्या कर दिया गया था? नजर बंद किया गया था। ठीक है, तो खान बहादुर खान, ठीक है, अब कह रहा है कि बरेली से थे, खान बहादुर खान थे। ठीक है, देखिए ये चीज हो गया। देखिए बरेली से कौन था? बरेली से कौन था? तो खान बहादुर खान था। ठीक है, खान बहादुर खान। ठीक है, खान बहादुर खान थे, बरेली से थे। ठीक है, खान बहादुर खान बरेली से। ठीक है, समझ में आई की बात नहीं? और कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब थे, जिन्हें धोंदू पंथ कहा जाता था। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, कानपुर से कौन था? तो कानपुर से, सॉरी ऊपर लिखते हैं, कानपुर से, कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब। इनका भी एक नाम था, धोंदू पंथ। क्या नाम था? धोंदू पंथ। ठीक है, धोंदू पंथ। ठीक है, धोंदू पंथ था, धोंदू पंथ था। इन्हीं में एक इनके साथ कमांडर थे इनके, कौन थे? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे, जिन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे थे, तात्या
टोपे थे। ठीक है, कौन था? तात्या टोपे थे। ठीक है, जो इनके क्या थे? कमांडर थे। अब इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। राम पूछ सकता है भाई, याद कर लीजिएगा, रामचंद्र पांडुरंग थे। रामचंद्र पांडुरंग थे। रामचंद्र पांडुरंग थे। कौन थे? तो तात्या टोपे के क्या थे? तात्या टोपा का नाम था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब चलिए देखिए, अब ये जो जो विद्रोह हुए थे, उन विद्रोह को कौन कौन ब्रिटिश जो अधिकारी था उसने इस विद्रोह को दबाया, और कौन कौन नायक थे जो इस विद्रोह में भाग लिए। ठीक है, मुख्य मुख्य लोगों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले शुरू करते हैं बहादुर शाह से। ठीक है, बहादुर शाह जफर से शुरू करते हैं और बख्त खां से शुरू करते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर। बख्त खां, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। देखिए क्या हुआ था, क्योंकि भाई 10 मई को चले थे 1857 को, और 11 मई को 1857 को कहाँ पहुंच गए थे? गेट पे पहुंच गए थे। ठीक है, विद्रोह की तिथि है 18 और 12, सॉरी 11 और 12 को कहाँ पहुंच गए थे? कहाँ पहुंच गए थे? दिल्ली गेट पर ये लोग पहुंच गए थे। लेकिन जब इन सारी चीजों का पता किसको चला? निकलसन और हडसन जो थे, निकलसन थे और हडसन। देखो निकलसन व हडसन। ठीक है, ठीक है, हडसन, निकलसन और हडसन। ठीक है, हडसन, निकलसन और हडसन, ये जो अधिकारी थे यही विद्रोह को दबाने वाले थे। और ये विद्रोह कब दबा दिया गया? तो 21 सितंबर 1857 को। 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 1857 को ये विद्रोह दबा दिया गया। इसी में क्या कर दिया गया था? इनके पुत्रों को, बहादुर शाह जफर के पुत्रों को गोली मार दी गई थी। कब दबाया गया था? तो 21 सितंबर 1857 को ये विद्रोह को दबा दिया गया था। ये विद्रोह शुरू कब हुआ था? तो तिथि थी 11 या 12 मई 1857 को। ठीक है, और जिसे दबाने वाला कौन था? हडसन और कौन था? निकलसन था। हडसन और निकलसन था जिसने क्या किया था? इसको दबा दिया था। और बहादुर शाह जफर कहाँ से थे? तो दिल्ली से थे। कहाँ से थे? दिल्ली से। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आई की बात नहीं है? चलिए ये हो गया। अब चलते हैं, अगला देखते हैं। किसकी बात कर लें? कानपुर। ठीक है, कानपुर से कौन था? नाना साहेब। और कौन था उसके साथ? इनके साथ कौन था? तात्या टोपे था। कौन था? तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे थे। कौन थे? तो तात्या टोपे थे। ये कब इनका यहाँ कब हुआ था? तो 5 जून 1857। 5 जून 1857, 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ। ठीक है, 1857 को, 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ। इनको दबाने वाला कौन था, या इनको मारने वाला, या इनको ध्वस्त करने वाला कौन था? तो कैंपबेल था। कौन था? अंग्रेज अधिकारी था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल, अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल था। ठीक है, इसने क्या कर दिया था? इसको दबा दिया था। कब दबाया था? तो 6 सितंबर 1857 को। 6 सितंबर 1857 को। 6 सितंबर 1857 को। उनको कौन था? निकलसन और हडसन था। इसको कौन था? कैंपबेल था। 6 सितंबर 1857 को इसने पूरे विद्रोह को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था या उसको दबा दिया था। लेकिन ये हुआ कब था? तो 5 जून 1857 को हुआ था। ये हो गया। अब आ जाइए लखनऊ से। देखिए ये चीज हो गया। अब देखिए लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ। ठीक है, लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। ठीक है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। ठीक है, कौन था? बेगम हजरत महल था। कौन था? बेगम हजरत महल थी। ठीक है, कहाँ से थी? तो लखनऊ से थी। और ये विद्रोह कब हुआ? तो 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को क्या हुआ था? ये विद्रोह शुरू हुआ था 4 जून 1857 को शुरू हुआ था। इसको भी दबाने वाला कौन था? तो कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल था। अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल। कब दबाया था? तो बता दीजिए कब दबाया था? सॉरी, मार्च 1858 में। मार्च 1858 में इसने क्या कर दिया था? इस विद्रोह को दबा दिया था। कौन सा विद्रोह दबाया गया था 1858 में? मार्च 1858 में। तो लखनऊ का। कौन थी? बेगम हजरत महल थी। कब हुआ था? तो 4 जून 1857 को हुआ था। कौन दबाया था? तो कैंपबेल ने दबाया था। कौन दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। अब देखिएगा
अब अगला है इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद के बारे में देख लीजिए। देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद से कौन था तो लियाकत अली थे। इलाहाबाद से कौन थे, लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे तो लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली थे। इलाहाबाद से कौन था तो लियाकत अली थे। इलाहाबाद से कौन था भैया तो लियाकत अली थे। ये कब हुआ था तो इस जान लीजिए कि 1857 में ही, ठीक है, 1857 में, 1857 में लियाकत अली 1857 में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं तो लियाकत अली की बात कर रहे हैं 1857 में। कौन किया था तो कर्नल नील ने किया था। इनको कौन दबाया था तो कर्नल नील, कर्नल नील ने, कर्नल नील ने इसके इनके विद्रोह को क्या कर दिया था दबा दिया था। कर्नल नील ने इसके विद्रोह को दबा दिया था। कब दबाया था तो 1858 में, 1858 में, 1858 में, ठीक है, समाप्त कर दिया था, विद्रोह को ही समाप्त कर दिया था। कौन किया था कर्नल नील ने किया था। और ये 1857 में शुरू हुआ था। किसका हुआ था लियाकत अली का। अब देख लीजिए झांसी, ठीक है, आइए झांसी देखते हैं। झांसी, झांसी, झांसी में कौन थी तो रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी रानी लक्ष्मीबाई, बाई, रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम था मनु छबीली और मणिकर्णिका, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई। तो अब रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जून 1857 में विद्रोह शुरू हुआ, जून 1857 में, ठीक है, जून 1857 में विद्रोह शुरू हो गया था। जून 1857 में विद्रोह शुरू हो गया था, जून 1857 में हुआ था। इनको रोकने वाला कौन था तो ह्यूरोज था। कौन था ह्यूरोज था। कौन था ह्यूरोज था। इनको इनके इनके साथ धोखा भी हुआ था, ठीक है। अभी आगे हम लोग बताएंगे कौन किया था, ठीक है। तो ह्यूरोज जो था इनको दबाने वाला था। 3 अप्रैल 1858 को, 3 अप्रैल 1858 को, 3 अप्रैल 1858 को, 3 अप्रैल 1857 को हीरोज ने क्या कर दिया था रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया था। कौन मारा था तो हीरोज ने मारा था। कब मारा था आपको बता दें तो मारा था 3 अप्रैल 1857 को इन्होंने क्या कर दिया था, इनके जो विद्रोह थे वो समाप्त कर दिए गए थे। अब आता है जगदीशपुर से कुंवर सिंह। कौन आता है कुंवर सिंह, जगदीशपुर से। देखिए जगदीशपुर कहाँ पड़ता है बिहार, जगदीशपुर, ठीक, जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर। जगदीशपुर से कौन थे तो कुंवर सिंह थे। कौन थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन थे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर से कौन थे तो कुंवर सिंह थे, ठीक है, कुंवर सिंह थे, ठीक है, कुंवर सिंह थे। इनकी क्रांति कब शुरू हुई थी अगस्त 1857 को, अगस्त 1857, ठीक है, शुरू हुआ था। अगस्त 1857 में शुरू हुआ था। इनको दबाने वाला कौन था, इनको दबाने वाला कौन था विलियम टेलर और विसेंट आयर था, ठीक है, विलियम टेलर व विसेंट आयर था, ठीक है, विसेंट आयर था। विलियम टेलर और विसेंट आयर था, ठीक है, विसेंट आयर था, विलियम टेलर और विसेंट आयर था। कब दबाया गया तो इनको 1858 ईस्वी में, 1858। जानते हैं इनको बिहार का शेर कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था जब ये युद्ध में लड़े, जब इनके हाथ में गोली लगी तो इन्होंने अपना पूरा हाथ ही काट कर क्या किया था चढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये चीजें थी इनको देखने, इसलिए कहा जाता है कि ये बिहार के क्या है शेर है, ठीक है। अब बरेली से खान बहादुर खां थे। बरेली से कौन थे खान बहादुर खां थे, ठीक है। देखिए बरेली से थे खान बहादुर खान, खान बहादुर खान थे, ठीक है, बरेली से खान बहादुर खान थे। ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखें कि 1857 में हुआ था, 1858 में इनको दबा दिया गया था। फिर फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे, इनको भी दबा दिया गया था। उसके बाद कौन था फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, जो क्या कर दिया गया था इनको दबा दिया गया था। अब आ लीजिए तात्या टोपे के बारे में सुन लीजिए फिर एक चीज़। तात्या टोपे, दो चीज़ें मैं बताऊंगा। इनका पहला बताऊंगा रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। इनको फांसी कब दी गई थी तो शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इनको क्या कर दी गई थी फांसी दी गई थी शिवपुरी में। शिव, अब लिख लीजिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा, शिवपुरी में, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इनको क्या कर दी गई थी फांसी दे दी गई थी। कब दिया गया था तो 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1858 में, सॉरी 1859 में, 1859
1859 में, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 में, 18 अप्रैल 1859 में इनको क्या कर दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। किसको लटका दिया गया था, तो हमारे जो क्या थे, तात्या टोपे थे, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग को क्या कर दिया गया था, इनको क्या कर दिया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए लेना हो तो। अब देखिएगा चीजों को फिर से देखिए, अब मैं वो बताने जा रहा हूं कि जो इस पूरे विद्रोह में अंग्रेजों के सहायक कौन कौन थे। तो अंग्रेजों के सहायक, अंग्रेजों के सहायक हर जगह आपको जयचंद्र देखने को मिलेंगे। इसी तरह से इसमें भी है, जैसे पटियाला के नवाब, पटियाला के नवाब ये अंग्रेजों से मिल चुके थे उस समय। पटौदी के नवाब के नवाब, पटौदी के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, ठीक है, जूनागढ़ के नवाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा, पटौदी के नवाब, सॉरी, पटियाला के नवाब, पटौदी के नवाब, जूनागढ़ के राजा नवाब और जम्मू कश्मीर के राजा, ठीक है, नेपाल के राजा, नेपाल के राजा, किसके राजा, नेपाल के राजा, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया, सिंधिया, रानी लक्ष्मीबाई को यही धोखा दिए थे, रानी लक्ष्मीबाई को यही धोखा दिए थे, ऐन वक्त पर अंग्रेजों से मिल गए रानी के, ठीक है। और अब इसके बाद क्या, हैदराबाद के निजाम, निजाम, ये इतने लोग जो थे वो किससे मिल चुके थे, अंग्रेजों से मिल चुके थे, ठीक है, ये अंग्रेजों से मिल चुके थे। देखिए, पटियाला के नवाब, पटौदी के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, जम्मू कश्मीर के राजा, नेपाल के राजा, ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के कौन थे, निजाम थे। ये सारे लोग जाकर क्या कर दिए थे, सबके सब जाकर अंग्रेजों के पैरों पर गिर चुके थे, ठीक है। आइए चलते हैं, देखिए अब मैं बताता हूं कि जब ये विद्रोह शुरू हुआ उस दौरान क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया, ठीक है, आपातकालीन, अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा आपातकालीन मुख्यालय, आपातकालीन मुख्यालय, आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। कब, विद्रोह के दौरान। कहाँ बनाया गया, इलाहाबाद, इलाहाबाद में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, इलाहाबाद में। सेना का मुख्यालय बनाया गया शिमला में, सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया गया, शिमला में, शिमला में सेना का मुख्यालय बनाया गया, शिमला में सेना का मुख्यालय बनाया गया, सेना का मुख्यालय। फिर से सुनिएगा, आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया इलाहाबाद में, फिर सेना का मुख्यालय बनाया गया शिमला में, और तोप खानों का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो मेरठ में, तोप खानों का मुख्यालय, मेरठ में, तोप खानों का मुख्यालय मेरठ में, मेरठ में, तोप खानों का मुख्यालय मेरठ में बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए विद्रोह के दौरान कौन गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। विद्रोह के दौरान, विद्रोह के दौरान, दौरान भारत का, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। फिर से सुनिएगा, विद्रोह के दौरान भारत का जनरल गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए भाई। चलिए अब चलते हैं फिर आगे। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं कि ये विद्रोह के मतलब विद्रोह का असफल होने के कारण, ठीक है, 1857 विद्रोह था, 1857 के
के 1857 के विद्रोह के असफल होने के कारण। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के असफल होने के कारण। देखिए हम तेज लिख रहे हैं क्योंकि आपको पूरा रिवाइज कराना है हमको, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला चीज आता है राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रीय भावना का अभाव। ठीक है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे? तो अपने अपने स्वभाव के स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, बहादुर शाह जफर के लिए पूरा किला ही खाली करना था, सारी चीजें देखने को मिली, इस वजह से इन्होंने किया था। एकता का अभाव था, एकता का अभाव था, एकता का अभाव था, एकता का अभाव था। ठीक है, एकता का अभाव था। ठीक है, राष्ट्रीय भावना का अभाव था, एकता का अभाव था। ठीक है, संसाधनों का अभाव था। उनके पास आधुनिक बंदूकें थी, ठीक है, आधुनिक तोप खाने थे, आधुनिक तोप था, इस वजह से। लेकिन हमारे पास क्या था? हमारे लोगों के पास संसाधनों का अभाव था। ठीक है, संसाधनों का क्या था? अभाव था। ठीक है, समन्वय का अभाव था, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय। ठीक है, किसका अभाव था? तो समन्वय का क्या था? अभाव था। ठीक है, समन्वय का अभाव था। ठीक है, समन्वय का अभाव था। ठीक है, समन्वय का अभाव था। योजना का अभाव था। ठीक है, अगला क्या है? योजना का अभाव था। अब देखिए योजना के अभाव से मतलब समझिए, जब ये विद्रोह होना चाहिए वो विद्रोह उस टाइम ना होकर विद्रोह समय से पहले शुरू हो गया। आधे लोगों को जानकारी नहीं, आधे को जानकारी है, इस वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली। अब विद्रोह के बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें हो गई हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक घोषणा पत्र आया। ठीक है, कहाँ से आया? तो 1857 के विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। कब आया? तो 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, विक्टोरिया का क्या आया? एक घोषणा पत्र आया। किसका आया? तो विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। ठीक है, घोषणा पत्र। इसको पढ़ने वाला कौन था, या इसको लागू करने वाला, आदेशित करने वाला कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। कहाँ पर था? इलाहाबाद में ये घोषणा पत्र आया था, या इस पर चालू किया गया था। तो इसका क्या परिणाम निकला है? इस घोषणा पत्र में क्या था? देखिए, क्या किस चीजों को मना किया गया, किन किन चीजों का अंत हुआ। ठीक है, अंत। ठीक है, जो पहला अंत था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया गया है। ईस्ट इंडिया, ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। एनफील्ड राइफल का प्रयोग बंद कर दिया गया। एनफील्ड राइफल का प्रयोग क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या किया गया? हड़प नीति सिद्धांत को बंद किया गया। हड़प नीति सिद्धांत को बंद किया गया। ठीक है, हड़प नीति सिद्धांत को बंद किया गया। फिर क्या किया गया? एक और बताइए। तो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया, एनफील्ड राइफल को बंद कर दिया गया, हड़प नीति सिद्धांत को बंद किया गया, और गवर्नर जनरल का जो पद था उसे समाप्त करके इसके जगह पर वायसराय का पद आया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा ये सारी चीजें बंद की गई तो शुरू क्या किया गया? देखिए, शुरू करने वाली चीज, शुरू क्या किया गया? देखिए, शुरू करने में क्या किया गया? तो ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ।
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंद हुआ था, ब्रिटिश क्राउन का शासन शासन शुरू हुआ। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू कर दिया गया। ठीक है, शुरू हुआ, वायसराय पद का शुरुआत हुई। ठीक है, वायसराय पद शुरू हुआ। ठीक है, पहला वायसराय यानी पहला वायसराय कौन बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग बनाया गया। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और कहा गया आंतरिक, देखिए उनका नियम था, आंतरिक नियम था कि बांटो, ठीक है, बांटो व राज करो, राज करो, ये उनका अंतिम, ठीक है, या आंतरिक फैसला था। इस तरह से वो काम करना शुरू किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है। देखिए कुछ जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें कुछ लोगों ने अपना कथन दिया था। कथन देखिए, स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट, कथन। ठीक है, देखिए कथन, पहला का कथन जो था वीडी सावरकर का था। क्या था, वीडी सावरकर, देखिए वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर, सबका बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। ठीक है, डीवी सावरकर ने कहा कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। डीवी सावरकर ने कहा कि भारतीय संविधान का, यानी सॉरी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। ठीक है, प्रथम युद्ध था। कौन कहा था, तो डीवी सावरकर ने कहा। सर सैयद अहमद ने क्या कहा, सर सैयद अहमद की बात कर ले। सर सैयद अहमद ने कहा कि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था, सैनिक विद्रोह। यह विद्रोह, विद्रोह, विद्रोह सैनिक, सैनिक विद्रोह था। ठीक है, सैनिक विद्रोह था। यह विद्रोह सैनिक विद्रोह था। फिर से सुनिएगा, डीवी सावरकर, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। और सर सैयद अहमद ने कहा कि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह था। यह कैसा विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था। विलियम डिजराइल ने क्या कहा था, देखिए विलियम डिजराइली, विलियम विलियम डिजराइली ने क्या कहा, तो ये उन्होंने कहा ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बहुत आता है भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर से सुनिएगा, डीवी सावरकर ने कहा कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध था। फिर सर सैयद अहमद ने कहा यह सैनिक विद्रोह था। यह विद्रोह सैनिक विद्रोह था। फिर उसके बाद जो विलियम डिजराइली जो थे, उन्होंने कहा ये कैसा विद्रोह था, तो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, कैसा था, राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ सेन, देखिए सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्रनाथ सेन। सुरेंद्रनाथ सेन ने क्या कहा था, तो सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा कि यह जनसाधारण विद्रोह था। यह जनसाधारण विद्रोह था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यह जनसाधारण विद्रोह था। ठीक है, विद्रोह था। ठीक है, यह जनसाधारण विद्रोह था। यह एक जनसाधारण विद्रोह था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं आगे। यह जनसाधारण विद्रोह था। ठीक है, यह जनसाधारण विद्रोह था। ये हो गया। एक और है टी आर होम्स। कौन थे, टी आर होम्स। देखिए टी आर होम्स, टी आर होम्स थे। कौन था, टी आर होम था। इन्होंने कहा सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। कहा कि यह सभ्यता व बर्बरता,
यह क्या था, तो यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। यह क्या क्या था, तो ये था सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। कौन कहा था, तो टी आर होम्स ने कहा था। कौन कहा था, टी आर होम्स ने कहा था। इसी में थे मिसेज कुपलैंड, मिसेज कुपलैंड। मिसेज कुपलैंड क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था। यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था। यह एक क्या था, मुस्लिम षड्यंत्र था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फटाफट। चलिए अब देखिए, आपको बता दूं कि इस पर कुछ किताबें लिखी गई थी। उन किताबों के नाम और उनके राइटर जो थे उनके नाम लिख लीजिए। बस सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिए, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस देखिए कौन लिखा था, मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन लिखा था, तो डीवी सावरकर। ठीक है, डीवी सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन लिखा था, तो डीवी सावरकर ने लिखा था। फिर ओनली 1857, देखिए क्या था, मैं क्या कह रहा हूँ, ओनली 1857, 1857 ये किसने लिखा था, ये किसने लिखा था, तो ये लिखे थे एस एन सेन ने लिखे थे, एस एन सेन। ठीक है, एस एन सेन। ठीक है, ओनली 1857 कौन लिखा था, तो एस एन सेन ने लिखा था। और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा था, डीवी सावरकर ने लिखा था। 1857 में क्या लिखा था, द ग्रेट रिवॉल्ट। ठीक है, 1857। ठीक है, 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट, द ग्रेट रिवॉल्ट 1857 में लिखा गया था। द ग्रेट रिवॉल्ट कौन लिखा था, तो अशोक मेहता ने लिखा था, अशोक मेहता ने लिखा था, अशोक मेहता ने लिखा था, अशोक मेहता ने लिखा था। ठीक है, अशोक मेहता ने लिखा था, अशोक मेहता ने लिखा था। ठीक है, अशोक मेहता ने लिखा। द फर्स्ट वार, देखिए द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन क्या, इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस कौन लिखा था, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कौन लिखा था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने लिखा था। ठीक है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स हुआ टॉन फ्रेडरिक एंजल्स, फ्रेडरिक फ्रेडरिक एंजल्स, एंजल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था, फ्रेडरिक एंजल ने लिखा था। ठीक है, कौन लिखा था, फ्रेडरिक एंजल ने लिखा था। कौन लिखा था, फ्रेडरिक एंजल। कौन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल लिखा था। देखिए फिर से दोहरा देता हूँ, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा था, डीवी सावरकर लिखा था। ओनली 1857 एस एन सेन ने लिखा था। उसका 1857 द ग्रेटेस्ट रिवॉल्ट लिखा था अशोक मेहता ने। द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लिखा था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक कौन लिखा था, फ्रेडरिक एंजल ने लिखा था। एक और देख लीजिए, ये हो गया, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा भाई। चलिए देखिए, और मैं बता देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। देखिए कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, द कॉज ऑफ इंडियन इंडियन रिवॉल्ट, द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, द कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट कौन लिखा था, तो सर सैयद अहमद ने लिखा था, सर सैयद अहमद ने लिखा था, सर सैयद अहमद ने लिखा था, सर सैयद अहमद ने लिखा था। फिर क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन यूनिटी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन यूनिटी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन यूनिटी किसने लिखा था, तो टी और हाल्म्स ने लिखा था, टी और हाल्म्स ने, टी और हाल्म्स
हाल्म्स ने लिखा था, टी और हाल्म्स ने लिखा था। कौन लिखा था? टी और हाल्म्स ने लिखा था। क्या लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी लिखा था। ठीक है, अब देखिए इसी के समय में कुछ आयोग निर्माण किए गए, कुछ आयोग बनाए गए। ठीक है, ये तो आपका खत्म हो गया। अब देखिए आयोग की बात करते हैं। कुछ आयोग बनाए गए थे, जैसे पील आयोग। क्या बनाया गया था? पील आयोग। ठीक है, पील आयोग। ठीक है, पील आयोग बनाया गया था। किसे बनाया गया था? पील आयोग। ये सेना का पुनर्गठन करता था। क्या करता था? सेना का पुनर्गठन करता था। देखिए, सेना का पुनर्गठन करता था। ठीक है, सेना का पुनर्गठन करता था। एक था ये पील आयोग था। इसके बाद था रॉयल कमीशन। क्या था? रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन। ठीक है, रॉयल कमीशन था। ठीक है, रॉयल कमीशन था। क्या था? रॉयल कमीशन था। क्या था भाई? रॉयल कमीशन था। ये सेना की भर्ती के लिए होता था। सेना की भर्ती के लिए, सेना की भर्ती के लिए, सेना की भर्ती के लिए, भर्ती के लिए, भर्ती के लिए। ठीक है, अब देखिएगा पील आयोग जो था सेना के पुनर्गठन के लिए था। रॉयल कमीशन जो था सेना की भर्ती के लिए था। ये आपका पूरा रिवॉल्ट 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ। ठीक है, 1857 की क्रांति खत्म हो गई। जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको करा दिया है और बहुत जल्दी जल्दी में मैंने कराया है। अगर आप चाहेंगे तो एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा और पूरी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी। ठीक है, देखिए एक चीज और बता देता हूँ कि यही ये समाज है। ठीक है, जिसके लिए आप मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, आप खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि जब जानते हैं यही समाज आपको गाली देगा और यही समाज कल आपको शाबाशी भी देगा। तो शाबाशी के हकदार बनना चाहते हैं तो गाली भी सुननी पड़ेगी। ठीक है, ताना भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, लोगों के ठोकर भी सुनने पड़ेंगे। ठीक है, तो लगते रहिए, लड़ते रहिए, करते रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर करिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और ये उन लोगों के पास पहुंचाए जिनके पास ये चीज़ें पहुंच नहीं पा रही, जिनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।